नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम स्थित छात्रावास एवं शिक्षा परिसर का किया शुभारंभ। कहा, शिक्षा, पोषण और आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात ने निभाया सामाजिक दायित्व। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश के किसानों से रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर सांबा के पल्ली पंचायत में करेंगे रैली। पंचायती राज दिवस पर देश भर में पंचायतों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रैली स्थल का किया निरीक्षण। किसानों के लिए एक प्रदर्शनी का भी किया जाएगा आयोजन। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने तेलंगाना के साथ चावल खरीद विवाद पर कहा, तेलंगाना से अपनी नीति से दोगुना खरीद चुके हैं चावल। एफसीआई के सीएमडी ने कहा कि केंद्र सरकार पीडीएफ नियम के मुताबिक सभी राज्यों से खरीदती है चावल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल में आग लगने की घटनाओं पर किसानों से सावधानी बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां फसल खड़ी है वहां किसी कीमत पर नरवाई में आग न लगने पाए। किसान हरियाणा करनाल के गांव काचवा में खड़ी गेहूं की फसल में लगी आग। करीब 200 एकड़ गेहूं की फसल जलकर नष्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा ट्रस्ट के छात्रावास एवं शिक्षा परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और जन सहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्य धाम के भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा, पोषण और आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात का स्वभाव रहा है कि जिनकी जितनी ताकत, हर समाज कुछ न कुछ सामाजिक दायित्व निभाता है। उसमें पाटीदार समाज भी कभी पीछे नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि मां अन्नपूर्णा माता की इस मूर्ति को दशकों पहले काशी से चुराकर विदेशों में पहुंचा दिया गया था। अपनी संस्कृति के ऐसे दर्जनों प्रतीकों को बीते 7-8 साल में विदेशों से वापस लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक बार फिर से देश के किसानों से रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाने की आवश्यकता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू जाएंगे और पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर में पंचायतों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और विज्ञान सहित 6 केंद्रीय विभाग प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के पल्ले गांव में सभी 340 परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पल्ली को कार्बन मुक्त गांव के रूप में जाना जाएगा, जो लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू का दौरा तय हुआ है और वैसे तो अखिल भारतीय स्तर पर पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, परंतु प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को देते हैं, उसी के चलते ये तय किया गया उन्हीं की ओर से कि इस बार का कार्यक्रम जम्मू की एक पंचायत में किया जाएगा और फिर देश भर की पंचायतों को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी सहयोग करेगा, पंचायत राज विभाग भी रहेगा, ग्रामीण विकास भी रहेगा। मात्र 20-22 दिन के अंदर वो पंचायत जहाँ पर इसका वेन्यू है पल्ली, उसको हम सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय का ही एक संस्थान है, उसके द्वारा काम दिन रात चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि नई प्रौद्योगिकी कृषि क्रियाकलापों में उनकी किस प्रकार मदद कर सकती है। किसानों की विकास के लिए और किसानों की आमदन को नए नवाचारों के माध्यम से बढ़ाने का एक मुहिम शुरू की है। उसकी रोशनी जम्मू तक पहुँचे, जम्मू कश्मीर तक पहुँचे और यहाँ से देश भर में उसका संदेश जाए, पैगाम जाए। ये एक यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें उपलब्धि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा मेरे ख्याल से 2019 फरवरी के बाद का पहला दौरा है। उसके बाद यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्थाएं भी बदली हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बदली हैं, इसलिए लोगों में बहुत अधिक उत्साह भी है।
और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव चावल खरीद के मुद्दे पर नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2014 में तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद दिल्ली में टीआरएस की ये पहली विरोधी रैली है। पार्टी के सांसद, एमएलसी, विधायक, सभी कैबिनेट मंत्री और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि यहां तेलंगाना भवन में धरने में शामिल हैं। ये धरना प्रदर्शन तेलंगाना भवन में हो रहा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार का सभी राज्यों के साथ सरकारी खरीद की एक नीति है। साथ ही वे सभी राज्यों को पहले ही बता देती है कि उसे इस साल किस फसल की सबसे अधिक जरूरत है। तेलंगाना के साथ चावल खरीद विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना राज्य से अपनी नीति से 2 गुना चावल खरीद चुके हैं। हमारी पारबॉइल्ड की देश की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 लाख मीट्रिक टन की एक साल की रिक्वायरमेंट है। एफसीआई के पास 40 लाख मीट्रिक टन स्टॉक्स में है। ये पब्लिक फंडेड प्रोग्राम है, पब्लिक का पैसा इसमें लगा हुआ होता है। और पारबॉइल्ड राइस की लाइफ, जो शेल्फ लाइफ है, वो करीब करीब 1.5 साल की होती है। तो उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो खराब हो जाएगा और वो लोगों को देने लायक नहीं बचेगा। तो भारत सरकार ये चाहती है कि रॉ राइस जिस भी राज्य के पास जितना उनका प्रोडक्शन है वो हम पूरा का पूरा खरीद रहे हैं। यही तेलंगाना गवर्नमेंट को भी हमने यही अक्टूबर में पिछले साल कहा था और उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने लिख करके दिया है। और एफसीआई के सीएमडी ने इस विवाद पर कहा कि केंद्र सरकार पीडीएफ नियम के मुताबिक सही राज्यों से चावल खरीदती है, जबकि तेलंगाना की सरकार अपने पूरे उबले चावल की खरीद की मांग कर रही है, जबकि देश में उबले हुए चावल की खपत बड़े पैमाने पर नहीं होती है। तेलंगाना जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसमें वो अपनी जो उनकी आवश्यकता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पीडीएस का चलता है सिस्टम, उसमें वो अपने रख लेते हैं। जो सरप्लस होता है वो हम ले लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम सरप्लस रॉ राइस के रूप में पूरा लेने के लिए तैयार हैं। और यही सब पिछले 1-1.5 साल से ये चर्चा चल रही है, सभी राज्यों से चर्चा चल रही है। जनवरी 2021 से स्टेट के संग टेकअप किए कि भाई जो आपका पॉइल बेल्ट का रिक्वायरमेंट, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आप प्रोक्योरमेंट है, हम 50% तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उस साल में हम लोग ने 50% तक रिस्ट्रिक्ट करने की चेष्टा भी की। और पंजाब में गेहूं खरीद का पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। सूबे की मंडियों में अब तक 4.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इससे पहले वर्ष 2018 में 38,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। भुगतान को लेकर भी नया रिकॉर्ड बना है। 10 अप्रैल तक किसानों की फसल की खरीद का 138 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में जमा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खड़ी फसल में आग लगने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री चौहान ने सभी किसानों और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को ट्वीट किया कि जहां फसल खड़ी है वहां किसी कीमत पर नरवाई में आग न लगाएं। भूसा बनाने के लिए रिपर तभी चलाएं जब आसपास की फसल कट गई हो। इससे चिंगारी निकलने से आग लगने की आशंका होती है। भीषण गर्मी में असावधानी से बीड़ी, सिगरेट पीने से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जहां फसल खड़ी हो वहां धूम्रपान में सावधानी रखें। किसानों का नुकसान ना हो, इसके लिए हर संभव सतर्कता आवश्यकता है। हरियाणा करनाल के गांव काचवा में रिपर से निकली चिंगारी से खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 200 एकड़ गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। आग की सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक आग ने अपना तांडव दिखाते हुए 200 एकड़ को जला दिया। किसानों के 6 महीने की मेहनत चंद मिनटों में बर्बाद हो गई। इस हादसे से किसानों व उनके परिवारजनों में मायूसी है। हवा के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। कई किसान आज गेहूं को कंबाइन से कटवाने वाला था तो किसी को कंबाइन ने कल का समय दिया हुआ था। किसान रमन कुमार ने बताया कि आग 5 किलोमीटर तक के एरिया को जलाकर नष्ट कर गई है। किसानों ने अपने ट्रैक्टर व अन्य प्रयास से पूरा जोर लगाया। अब खाने के लिए गेहूं नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। फायर ब्रिगेड कर्मी ने बताया कि जब हमें मैसेज मिला तो हम 10 मिनट में काचवा मौके पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर नुकसान काफी हो चुका था।
2:44 मैसेज मिला था बेकार चौराहे फार्म के पास गेहूं खेत में आग लग गया। तुरंत हम सूचना पाते ही तुरंत घटनास्थल के रवाना हुए और आग पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया बड़ी मकसद के साथ। हमारी 8-10 गाड़ियाँ आ गई हैं निस्सन से, अलसन से, त्रावड़ी से, होंडा से और करनाली गाड़ी आ गए। सब ने बड़ी मेहनत से आग पे कंट्रोल कर लिया, पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया सर। ये गांव बलोलपुर से लगी है आग, रिपर से पाया जा रहा है कि रिपर में से आग लगी है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर से यहाँ तक आग चल के आई है। आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। किसानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ट्रैक्टर वगैरह जो चलाने थे वो भी चलाए, लेकिन हवा तेज होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया गया। कितने एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है सर? ये यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर का एरिया देख लो, कम से कम भी 500 एकड़ कम से कम। 1000 किले से ज्यादा नुकसान हो गया आज हमारे गांव का। 1000 किले? हाँ, 1000 किले से ज्यादा का नुकसान हो गया। और पीछे से भी काफी पीछे से है ये, यहाँ से ये काफी पीछे से है। बड़ी मुशक्कत करने के बाद और बहुत ही जो गांव के लोग हैं बहुत ही एक दूसरे का साथ दिया और फायर ब्रिगेड का सहयोग रहा। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित कनावनी पुश्ते पर सोमवार को झुग्गी बस्ती में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और एक गौशाला को चपेट में ले लिया, जिसमें कई दर्जन गायों की जलने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तथा जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। हादसे से कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन कराया जा रहा है। सेवा गौशाला ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। इसके कबाड़े केस में आग लगने के कारण मेरी सारी गौ माता की हत्या हो गई, जो कि जल के नष्ट हो गई है। कितनी गायें थी भैया? 100+ गायों की सेवा कर रहा था, जो कि बिना दूध देने वाली गाय थी। उत्तराखंड के सबसे घने जंगल उत्तरकाशी की इस बार शामत आ गई है। जिला मुख्यालय के वरुणावत की तिलहटी और नीम रोड पर भड़की आग से जहां वनों को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं वनों में भड़की आग शहर की बस्तियों तक पहुंचने लगी है। जिले में वनों की आग टकनोर रेंज, मुखियम, धरासू, यमुना वन विभाग और टोंस वन प्रभाग में धुआं के गुब्बारे साफ दिखाई दे रहे हैं। आग के अंगारों से बचने के लिए वन्य जीव उच्च हिमालय की ओर भाग रहे हैं। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल 54,834 वर्ग किलोमीटर में से 34,434 वर्ग किलोमीटर हिस्से में वन क्षेत्र है। अकेले उत्तरकाशी में 88% क्षेत्रफल में वन है। समूचे उत्तराखंड में इस सीजन में आग की 1000 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। करोड़ों की वन उपज व हरियाली नष्ट हो चुकी है। वन्य जीव जंतुओं के लिए जंगलों की आग एक भयंकर आपदा से कम नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज मुंबई में ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन के राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2021-22 के साल में सरकार ने बारिश के पानी के संरक्षण के लिए 2 लाख से ज्यादा निर्माण कार्य 700 जिलों में किए। तो 21-22 के इस साल में जो अभी मार्च में समाप्त हुआ है, जो हमने इस साल में पानी से जुड़ी हुई ऐसी गतिविधियों पर जो जल शक्ति केंद्र पूरे 700 जिलों में, इस बार जब हमने किया था तब वी हैव एक्सपेंडेड इट टू पैन इंडिया, हमने 700 जिलों में जो काम किया, 4 महीने के बारिश के समय में पानी के संरक्षण संचय को लेकर के 2 लाख से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स देश में बनाए गए और लगभग 65,000 करोड़ रुपया जो है उसके ऊपर पानी के सेक्टर पर निवेश किया गया। और देश भर की मंडियों का क्या है भाव, आइए नजर डाल लेते हैं। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ।
जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 अप्रैल को जीरे का भाव था 18,450 रूपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में 950 रूपए का उछाल आया और भाव 19,400 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही सेमी मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 9 अप्रैल को जीरे का भाव रहा 19,625 रूपए। 11 अप्रैल को इसके सौदे 375 रूपए लुढ़क कर 19,250 रूपए पर हुए। इसी तरह सिद्धपुर मंडी में जीरे के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 9 अप्रैल को जीरे का भाव रहा 19,000 रूपए। 11 अप्रैल को इसके सौदों में 2,375 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 16,625 रूपए पर आ गया। ध्रोल मंडी में 9 अप्रैल को जीरे का भाव था 15,875 रूपए। 11 अप्रैल को इसके भाव 875 रूपए टूटकर 15,000 रूपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 11 अप्रैल को जीरा 19,650 रूपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल रबी गेहूं की उपज में 17,30,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 13 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज महज 10 करोड़ 95,90,000 टन ही रही थी। वहीं गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ रही है। इस साल भारत वैश्विक बाजार में गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात कर सकता है। उम्मीद है कि साल 2021-22 के दौरान भारत 70 लाख टन कुल गेहूं का निर्यात कर सकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के लिए अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 17,73,821 टन ही हुआ था। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। फिलहाल इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। सोमवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मोडासा मंडी में 9 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव था 2,395 रूपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में 5 रूपए की नरमी आई और भाव 2,390 रूपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में लोकवान गेहूं के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,200 रूपए। 11 अप्रैल को इसके सौदे 10 रूपए लुढ़क कर 2,190 रूपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 9 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,158 रूपए। 11 अप्रैल को इसके सौदों में 178 रूपए की गिरावट आई और भाव 1,980 रूपए हो गया। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 9 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,035 रूपए। 11 अप्रैल को इसके भाव में 27 रूपए की तेजी आई और भाव 2,062 रूपए पर जा पहुंचा। आपको बता दें कि रबी सीजन में गेहूं की बुआई पीछे चल रही है। बीते कुछ समय से देश भर में आगे चल रहा गेहूं का रकबा 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान रबी गेहूं बुआई निर्धारित लक्ष्य से 40 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 3 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 3 करोड़ 46 लाख 10 हजार हेक्टेयर रहा था। और आइए अब देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। अप्रैल के दौरान अदरक, हल्दी और सूरन की बुआई कर सकते हैं। अदरक की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 18 क्विंटल बीज की जरूरत होगी। बुआई मेड़ बनाकर करनी है। एक मेड़ से दूसरी मेड़ के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और बीज से बीज का फासला 20 सेंटीमीटर रखना है। हल्दी के लिए 15 से 20 क्विंटल और सूरन के लिए 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। बुआई से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। सूरन, अदरक और हल्दी की बुआई करने के बाद खेत को सूखी पुआल या सूखी पत्तियों की पलवार से ढक दें। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा और नमी भी ज्यादा समय तक बनी रहेगी। बाद में जब पलवार गल सड़ जाएगी तो खाद का काम करेगी। कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार हो चुकी है। इनकी रुपाई जल्द से जल्द पूरी कर लें। देर करने से पैदावार पर असर पड़ सकता है। रुपाई के बाद कद्दू वर्गीय सब्जियों में 5 से 6 दिन पर हल्की सिंचाई करते रहें। अगर फसल कमजोर लग रही है तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। ध्यान रहे यूरिया पत्तियों पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना पत्तियां जल जाएंगी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीट की रोकथाम के लिए सुबह ओस पड़ने के समय राख का बुरकाव कर दे। ऐसा करने से कीट पौधों पर नहीं बैठते हैं। लाल भृंग का ज्यादा प्रकोप होने पर उचित दवा का छिड़काव करें। टमाटर की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और गुड़ाई का काम करते रहें। इस समय टमाटर में अर्धगलन या डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियां लगती हैं, जिससे पौधे गलने लगते हैं। रोकथाम के लिए बीजोपचार अच्छा इलाज है, लेकिन चूंकि खड़ी फसल में बीजोपचार संभव नहीं, इसलिए ये समस्या आने पर उचित दवा का छिड़काव करें। मौजेक और विषाणु लगने पर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। बचाव के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ के जला देना चाहिए। फूल गोभी की बीज वाली फसल कटाई के लिए तैयार हो गई होगी। कटाई समय पर कर ले और बीजों को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण कर ले। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के चुने गए नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आतंकवाद को लेकर नसीहत दी। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान से अपने यहां आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात कही। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने आगामी 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के व्यापक प्रचार के संबंध में सोमवार को श्रीनगर में एक बैठक की। बैठक के दौरान इस वर्ष यात्रा के संबंध में यात्रियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में विचार विमर्श किया गया। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। ओडिशा के मलकानगिरी में सागर नाम के एक नक्सली ने पुलिस के सामने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया। सागर नाम का ये नक्सली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सक्रिय था। उड़ीसा सरकार ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। देश भर में मिशन इंद्रधनुष के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को तीव्र गति से पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण कवरेज में काफी सुधार हुआ है। झारखंड में देवघर जिले में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे दुर्घटना में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने कल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हालिना का सफल परीक्षण किया। अत्यधिक ऊंचाई तक जाने वाली ये मिसाइल स्वदेश विकसित हेलीकॉप्टर से दागी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दुनिया की सर्वाधिक उन्नत टैंक रोधी मिसाइलों में से एक है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उपचुनाव के मतदान के दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल के काफिले पर पथराव किया है। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। समूचे उत्तर भारत समेत देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान में पेयजल संकट गहरा गया है। राजस्थान में श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 14 अप्रैल तक झुंझुनू, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वारा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।